हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी बाउंड बाय लिस्ट के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट सुना होगा। आपने उसके रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर किए होंगे। जिन लोगों ने भी कमेंट्स में अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने अब तक नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपने थॉट्स इस पार्ट पर ज़रूर शेयर करना, पूरे स्टोरी को लेकर के आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड हाँ, कल जिस सब्सक्राइबर ने स्टोरी बताई थी उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने स्टोरी सुन लिया। तो प्लीज़ डियर, आप भी कमेंट में बताना कि आपकी उम्मीदों पर क्या मैं खरी उतरी हूँ, क्या आपने जैसे सोचा था मैं स्टोरी वैसे ही लेकर आई हूँ या फिर मैंने गड़बड़ कर दी है। तो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आई नो कई सारे लोग विंग का किसी और के साथ होने को पसंद नहीं करते, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि पास्ट में जो हुआ लेकिन वांग जी के साथ होने के बाद भी विंग हुआ, फिर वापस किसी और के पास कैसे जा सकता है। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्टोरी लाइन कुछ ऐसी ही थी। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसे ही बनाने के लिए बोली थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे स्टोरी बनानी थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी ईजान किसी और के साथ पसंद है ही नहीं। लेकिन कोई ना, स्टोरी एक जैसी नहीं होती। हम हर स्टोरी में किसी को सिर्फ वांगशान को या ईजान शान को ही नहीं देख सकते। स्टोरी में बहुत कुछ होता है। प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ एंड जो स्टोरी लाइन है वो आपको बता रही हूँ। अब आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगी कि जो ट्विंस हैं उनका रिश्ता भी इनके साथ क्लियर कर पाऊँ। एंड अगर फिर क्लियर हो जाता है तो उसके बीच में आपके लिए कुछ फनी मोमेंट्स, कुछ क्यूट एंड वार्मथ भरे मोमेंट्स में शेयर कर पाऊँ। कल कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सारा दिन बहुत आवाज़ होती है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती तो आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देती और इसकी ठक ठक ज़्यादा सुनाई देती, तो इसीलिए मैंने कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन मैं प्रॉमिस कर छोड़ देती हूँ। और अगर आज नहीं कराता, वो लगता है कि फिर से दी ने प्रॉमिस किया था कि रेगुलर अपडेट मिलेगा और उन्होंने अपडेट नहीं दिया है, इसीलिए आज ये एफ आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड कल इबोगा का बर्थडे है, तो एडवांस में तो हैप्पी बर्थडे इबो। एंड कल भी उनके लिए एक स्पेशल वन शॉट लेकर आऊँगी मैं, एंड वो भी किसी सब्सक्राइबर की डिमांड ही है। अब वो सब्सक्राइबर सुन रहा हो तो प्लीज़ कल का एफ ज़रूर सुनना, ताकि आपको पता चले कि किस सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था। वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बता रखी हैं एंड मैं अब उन्हें लाने की कोशिश भी करूँगी। जब तक मेरे पुराने फिल्म चल रहे हैं तब तक मैं वन शॉट लेकर आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, अब बोल रहे होंगे। तो आइए अब मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को खोने के बाद वो बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था। वो जिंदा तो था लेकिन बिल्कुल पत्थर हो चुका था। उसकी बस बॉडी जिंदा थी, सोल कब की वांग जी के साथ मर चुकी थी। लेकिन उसके बाद विंग के केबिन में, विंग के ऑफिस में दो ट्विंस आए थे जो 4 से 5 साल के लग रहे थे एंड दोनों सेम नहीं थे। एंड आई एम सॉरी, कल जो है मैं नाम से मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर इबो और जान नहीं है, एक का नाम जान है और एक का नाम सीएन है। तो विंग ने जब ये देखा तो कंफ्यूज था, और जब उसने पूछा कि उन बच्चों की मदर कहाँ है, वो लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, तो उन लोगों ने एक शॉकिंग जवाब दिया, बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दिया कि विंग उनका डैड है एंड वो उनकी मदर के कहने पर यहाँ पर आए हैं एंड वो है जो अब विंग के साथ ही रहेंगे। ये चीज़ विंग के लिए शॉकिंग थी और कई दिनों बाद विंग ने आज कोई एक्सप्रेशन दिखाए थे। उसने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, देखो किड्स, तुम लोग बच्चे हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और प्यार से पूछ रहा हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर मत करो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, चुपचाप बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और तुम्हारी माँ कौन है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा हो गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम लोगों को जिसने यहाँ भेजा है उसके लिए। ये सुनकर वो बच्चे विंग की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे विंग ने किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात की है, उसने मैंडेरियन में बात की ना हो। ये उसके बाद उसमें से एक बेबी ने, जान ने अपने बैग को उतारा, उसकी चेन ओपन की और उसमें से 2 पेपर्स निकाली और उसके बाद उसने फिर से अपने बैग को वापस से अपने कंधे पर टांग लिया। फिर विंग की तरफ देखा और उन पेपर्स को दिखाते हुए कहा,
डैड, हमें पता, माँ ने कहा था कि आपको हम पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए ये मेरा और गा का बर्थ सर्टिफिकेट एंड ये हमारा डीएनए रिपोर्ट, तो आपको ये देखकर तो यकीन हो ही जाएगा। ये सुनकर जान अभी भी कंफ्यूज था। बच्चे उससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, बल्कि ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ बात कर रहे हैं जैसे विंग के साथ कोई बड़ा भी इतने स्ट्रेट फेस के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे कर रहे थे। यही चीज़ विंग को अजीब भी लगी एंड कहीं ना कहीं वो इन बच्चों को अंदर ही अंदर एडमायर भी कर रहा था कि इन बच्चों में कितनी हिम्मत है जो वो विंग के सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। और अभी ये लोग 5-5 साल तक के नहीं हैं। विंग ने उन दोनों पेपर्स का लिया, एक में तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट था और विंग ने जब चेक किया तो वहाँ पर उन बच्चों की माँ का नाम लिखा हुआ था LWJ एंड फादर के नाम में विंग का नाम लिखा हुआ था। ये चीज़ विंग की अजीब थी। आखिर ऐसा कौन है? विंग ने 5 साल पहले कई सारे वन नाइट स्टैंड किए थे, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद है उसने कभी मौका नहीं छोड़ा था कि कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो सके। तो ये बच्चे हैं कहाँ से और उससे क्यों बता रहे हैं, फिर उसके पास क्यों आए हैं, आखिर इनको भेजा किसने है? यही सोचकर विंग बस कंफ्यूजन में से देख रहा था। वो जो डीएनए रिपोर्ट थी वो भी, उनमें भी उन बच्चों का जो डीएनए था वो विंग से मैच हो रहा था। यह देखकर विंग कंफ्यूज था। विंग उन पेपर्स को देख रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने उन बच्चों की तरफ देखा, लेकिन वो बच्चे वहाँ पर नहीं थे जहाँ वो खड़े हुए थे। ये देखकर उसने कोने में खड़े यूबिन की तरफ देखा। वही यूबिन जो कि एक डायरेक्शन में देख रहा था। जब उसे फील हुआ कि विंग से देख रहा है तो उसने भी विंग को देखा। विंग ने से इशारों में ही अपनी आईब्रो रेज करते हुए पूछा हो कि बच्चे कहाँ हैं। ये देखकर विंग ने एक तरफ इशारा किया और ये इशारा पाते ही विंग ने भी उस तरफ देखा तो वो बच्चे उस बड़े से बहुत बड़े से ऑफिस के बहुत बड़े सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने अपने बैग्स निकाल उतार लिए थे अपने कंधे पर से एंड अपने बैग्स में से बुक्स निकाल ली थी एंड उनके हाथ में पेंसिल थी। शायद वो काम कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। वो उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों लिटिल ब्रेड्स, तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये सुनकर उनमें से एक सीएन ने ऊपर देखा और विंग की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आप सच में विभूषणी हो ना या फिर आप हमें पागल बना रहे हो? ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों पागल बनाऊंगा? इस पर जान ने कहा, तो फिर जब से हम आए हैं तब से आप वेट क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हाँ, हम समझ सकते हैं कि हमने आपके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया अचानक आकर, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप भूल जाओगे। हम स्कूल से आए हैं, हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, इसका मतलब हम होमवर्क ही करेंगे ना। आप क्यों पूछ रहे हो कि ये क्या है? यह सुनकर उधर दूसरा विंग अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग का फेस बहुत फनी लग रहा था और वो बच्चे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया हो, जैसे इतने वो इंटेलिजेंट हो, जो कि विंग से इस तरह से बात कर रहे थे। ये देखकर विंग ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस चीज़ की यूनिफॉर्म है और तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये सब मेरे ऑफिस में आकर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कह दिया कि मेरा कोई भी बेटा है, मेरे कोई बच्चे हैं ही नहीं। तुम्हारी माँ को कोई गलतफहमी हुई होगी तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरा पेशेंस लेवल तुम लोग टेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर उनमें से सीएन ने कहा, डैड, अगर आपको इन पर भरोसा नहीं है तो आप भी हमारा डीएन से टेस्ट करवा सकते हो। मम्मा ने कहा था कि आप उन पर भरोसा नहीं करोगे, इसीलिए हम तैयार हैं, आप जो टेस्ट करवाना चाहते हो करा सकते हैं, लेकिन इससे ये चीज़ बदल नहीं जाएगी कि आप ही हमारे डैड हो। ये सुनकर विंग उन बच्चों की तरफ से देख रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी हो। वो उन बच्चों को ऐसे ही देख रहा था। जब उन बच्चों से उसे कोई जवाब नहीं मिलता दिखा तो विंग ने साई किया। उसके बाद वो वही वेनिंग के पास आया और उसने कहा, वेनिंग, इन दोनों के नाम सर्च करो और मुझे इनकी सारी डिटेल चाहिए 5 मिनट के अंदर, क्विक। ये सुनकर वेनिंग ने नोट किया। उसके बाद उसने जान और सीएन नाम के बच्चों के बारे में सर्च किया और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद उसने अपने आईपैड को विंग को दिखाते हुए कहा, सर, ये लोग सच बोल रहे हैं। ये स्कूल हमारे
ऑफिस के पास ही है, कुछ दूरी पर ही है। एंड यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ का, यहाँ पर इनकी माँ का नाम वही LWG है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनकी माँ का नाम इतना अजीब क्यों है। एंड फादर के नाम की जगह पर आपका ही नाम है एडमिशन फॉर्म में, इनके बर्थ फॉर्म में। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सुनकर विंग भी अब कन्फ्यूज़ हो रहा था और वो उन बच्चों की तरफ देख रहा था। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जो है इन बच्चों में कुछ अपनापन लग रहा है। फीलिंग्स को ही नहीं, बल्कि उन बच्चों का जो फेस है वो जैसे रिसेंबल कर रहा है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को। पर विंग अभी उस स्टेट में नहीं है कि वो उस पर्सन को याद कर सके या फिर इतना क्लियरली उसे याद रहे। लेकिन उन बच्चों के जो फीचर्स हैं वो विंग से मिलते जुलते हैं। विंग को अच्छी तरह से याद है, जब वो छोटा था तो वो भी ऐसा ही दिखा करता था। और इनमें से जान के लिप्स के नीचे मोल हैं, लेकिन सियन के नीचे नहीं है। इनकी जो आंखें हैं वो किसी की विंग को याद दिला रही थी, जिसे विंग भूलता नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज़ उसके लिए शॉकिंग थी, ये हो ही नहीं सकता था। तो विंग को शौक लगेगा ही लगेगा। और जब ये बच्चे अब जिद पर ही आ गए थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने वेनिंग की तरफ देखा और कहा, वेनिंग एक कार रेडी करवाओ एंड श्वान को फ़ोन करके बोल दो कि आधे घंटे में उसके पास आ रहा हूँ। इस पर वेनिंग ने विंग की तरफ देखा और फिर नोट किया। उसके बाद विंग उन बच्चों के पास आया और उसने कहा, तुम दोनों, हम लोगों को कहीं जाना है तो इस होमवर्क को बंद कर दो। विंग की जो वॉइस थी वो सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। नहीं तो विंग की वॉइस किसी के लिए सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन ये जानते हुए कि उसे ये नहीं पता कि ये बच्चे उसके हैं या नहीं, फिर भी उसकी आवाज़ ऐसे सॉफ्ट थी। उन बच्चों ने विंग की तरफ देखा और कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया, ये नहीं सिखाया कि बड़ों से सवाल नहीं करते। चुपचाप अपना बैग बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। इस पर उन बच्चों ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बस नोट किया। उसके बाद उन दोनों ने अपनी नोटबुक को बैग में रखा और वो बैग को फिर से अपने कंधे पर टांगने वाले, लेकिन तभी विंग ने कहा, तुम्हारे इस बैग में क्या है? कोई प्रेशियस चीज़ है या फिर तुम इसमें सोने, हीरे, मोती, जवाहरात लेकर चलती हो? ये सुनकर उन दोनों बच्चों ने फिर से कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। तो विंग ने कहा, इन बैग्स को यहीं पर ही रख दो। वो जो अंकल हैं, ये बोलकर उसने विंग की तरफ इशारा किया, वो बैग तुम्हें वापस लौटा देंगे जब भी मैं उन्हें कहूँगा। जब भी तुम कहोगे कि तुम्हें बैग्स चाहिए, वो तुम्हें वापस लौटा देंगे। तो अभी तो इस बैग को तुम वापस यहाँ पर रख दो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर उन बच्चों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा और ये देखकर विंग अपनी आंखें रोल कर रहा था। लेकिन फिर उन दोनों बच्चों ने जैसे आंखों में कुछ बातें की और उन दोनों ने बैग्स को वहीं पर रख दिया। फिर विंग भी वहाँ जाने लगा, लेकिन दोनों बच्चे दौड़ कर गए। एक सीएन ने विंग के राइट हैंड को पकड़ लिया एंड जान ने विंग के लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया। पर विंग को कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्हें इन बच्चों को हटा देना चाहिए, अपना हाथ छुड़ा देना चाहिए। पता नहीं किसके हैं या फिर विंग के केबिन में आ गए हैं, नहीं, बल्कि एक अजीब सी वॉर्मनेस विंग को इन बच्चों के पास फील हुई। वो उन्हें टाइम नहीं चाहता, तो नहीं तो विंग को स्किन कॉन्टैक्ट नहीं पसंद है। 5 साल हो चुके हैं जब विंग किसी के पास भी गया होगा। विंग सबसे ज़्यादा 10 फीट की दूरी बना कर रखता है। उसके बाद विंग उन बच्चों को अपने प्राइवेट एलिवेटर में ले गया, अपनी प्राइवेट लिफ्ट में ले गया। उसके बाद वो नीचे चला गया। जैसे ही वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो ऑलरेडी ड्राइवर रेडी था। विंग पहले गया, ड्राइवर ने उसके लिए डोर ओपन कर रखा था। विंग ने पहले जान और सीएन को चलने में मदद की, उसके बाद वो खुद बैठ गया था। ड्राइवर को ऑलरेडी पता था कि कहाँ जाना है, तो राइड स्टार्ट हो चुकी थी। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, उसका फेस कोल्ड लग रहा था। वहीं वो दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो विंग को देखकर कुछ बातें कर रहे हो। ये देखकर विंग ने भी उन लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? क्या खुसर खुसर किए जा रहे हो? इस पर उन लोगों ने विंग की तरफ देखा और कहा, जैसे डैड, मम्मा ने हमें आपके बारे में बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या एक बात पूछे आपसे? सब कहते हैं कि आप कोल्ड हार्टेड हो, लेकिन मम्मा ने बताया था कि आप ऐसे नहीं थे, तो फिर आप ऐसा क्यों हो गए हो? क्या क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या आपके फेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है? कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप हंस नहीं सकते? ये सुनकर विंग ने अपनी बड़ी आंखों के साथ उन बच्चों की तरफ देखा, ये बच्चे कितने बोलते हैं। फिर विंग ने उन बच्चों की तरफ आंखों में देखा जैसा एक सीरियस बट सॉफ्ट टोन में जवाब दिया हो, जिसकी वजह से मैं मुस्कुराया करता था, या फिर जो मेरी मुस्कुराहट थी
वो एक इंसान के साथ जा चुकी है एंड वो अब कभी वापस नहीं आने वाली, तो ज़्यादा सवाल मत पूछो। ये सुनकर उन बच्चों ने विंग की तरफ देखा। थोड़ी देर तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सेन ने कहा, अगर वो इंसान आपकी मुस्कुराहट ले गया हो तो आप उसको कॉल करो और बुलाओ ना, ताकि वो आपकी मुस्कुराहट आपको लौटा दे, क्योंकि आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। आपको पता है, जब आप मुस्कुराते हो ना तो अच्छा लगते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, और तुमने कब मुझे मुस्कुराते हुए देखा है? इस पर उन लोगों ने कहा, वही तो, हमने नहीं देखा इसलिए तुम देखना चाहते हैं। जब आप कोल्ड फेस के साथ ही इतने हेड पंप लगते हो एंड इतने हो गोट लगते हो तो आप स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगोगे। वही दूसरी तरफ विंग ने भी वर्ड सुने, हैंड पंप एंड गोट। घोड़े बच्चे वही वो ड्राइवर अपने से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने उन बच्चों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। वो हैंडपम्प नहीं होता, वो हैंडसम होता है, और वो गोट नहीं होता, वो होट होता है। यह सुनकर सेन और रुझान ने अपने टंग को बैठ किया और कहा, हाँ सॉरी, हम अभी सीख ही रहे ना, तो इसीलिए आप बुरा मत मानना। ये सुनकर विंग ने बच्चों की तरफ देखा। फिर वो गाड़ी से बाहर देखने लगा अननोइंगली। फेस पर जैसे एक हल्की सी स्माइल थी, उसने खुद ने भी रियलाइज़ नहीं किया कि वो स्माइल कब उसके फेस पर आ गई। उसके बाद वो लोग फाइनली हॉस्पिटल, वह गाड़ी रुकी और जब वो लोग बाहर निकले तो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे। फिर से उन दोनों बच्चों ने विंग के हाथ को वैसे ही पकड़ा जैसे वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए पकड़ रखा था, और फाइन वो लोग अंदर जा चुके थे। विंग बिना किसी बात के या फिर बिना किसी को पूछे सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया, सेकंड फ्लोर पर। वहाँ पर एक ऑफिस था, उसमें बिना कोई नोक के चला गया था, जहाँ का जो डॉक्टर था वो शायद किससे बात कर रहा था। विंग को जैसे ही उस डॉक्टर ने देखा, उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, व्यूशन, कितना टाइम हो गया है जब तुम यहाँ पर आए थे, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? लेकिन हाँ, लगता है तुमने आज अपने ब्रो को बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए तो तुम यहाँ पर आ गए। ये बोलकर विंग के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। वो बस अपने उसी स्टिफ फेस के साथ सामने वाले डॉक्टर की तरफ देख रहा था। ये देखकर, इस एटमॉस्फेयर को इतना कोल्ड देखकर श्वान ने भी अपनी नज़रों को फिर नीचे घुमाया तो देखा कि दो लिटिल ममचिंग्स भी विंग के साथ थे। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गया, पर विंग उसके पास गया एंड वो जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने वहाँ पर 2 ही चेयर थी मतलब पेशेंट्स के लिए, तो वो बच्चे वहीं पर ही खड़े हो गए। श्वान ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ विंग, तुमने कहा कि मैं आधे घंटे बाद तैयार रहूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये सुनकर विंग ने नाम अपना सिर हिलाया, कहा, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर श्वान ने कहा, हाँ बताओ क्या काम है? इस पर विंग ने कहा, ये दोनों बच्चे आज मेरे ऑफिस में आए, उनका कहना है कि ये मेरे बच्चे हैं एंड मैं इनका फादर हूँ, तो मुझे इनका डीएनए टेस्ट करवाना है। ये सुनकर श्वान ने उन बच्चों की तरफ देखा और विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम इनकी बात क्यों मान रहे हो? तुम इन्हें इनकी माँ के पास भेज दे, फिर इनसे इनकी माँ का नाम पूछ लो। इस पर विंग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, श्वान, तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब इससे नहीं पूछा होगा? मैंने इनसे सब कुछ पूछ लिया है, लेकिन ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इनकी मानी ने मना किया है। इनका सब ये कहना है कि मैं इनका डैड हूँ एंड इनके पास डीएनए रिपोर्ट है, लेकिन मुझे इनकी डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर श्वान ने उन बच्चों की तरफ देखा, फिर विंग की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो। विंग ने कहा, तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? इस पर श्वान ने कहा, वैसे तो पूरा दिन तो लगता है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं जल्दी करवाता हूँ, 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर विंग ने नोट किया। फिर श्वान ने एक नर्स को बुलाया। उसने श्वान ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, तो बच्चों, अब हमें तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। तो तुम डरना मत, अगर तुम ये इंजेक्शन लगवा लोगे उसके बाद मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा। ये सुनकर उन बच्चों ने श्वान की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई चिंपैंजी देख लिया हो। तभी सेन ने कहा, अंकल, आपको क्या लगता है हम बच्चे हैं जो हम इंजेक्शन से डरेंगे? हम किसी भी इन्फेक्शन से नहीं डरते हैं। आपको जितना ब्लड चाहिए उतना ले सकते हो। ये सुनकर हाउस श्वान की आंखें और मुख खुला का खुला रह गया। उन्हें ये बच्चे
ये बच्चे बच्चे नहीं तो क्या है, ये बच्चे ही तो है, लेकिन ये बच्चे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे ये बड़े हों। हाउसवान ने बस सहाय किया, उसके बाद उस नर्स ने जो है उनका ब्लड लिया, लेकिन बच्चों ने कहा था कि वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन पेन होता है, वो भी थे कि उनके नाजुक से हाथ में जब वो इंजेक्शन लगेगा तो उनमें पेन तो होगा ही। और ये देखकर पता नहीं कि विंग को भी अपने दिल में दर्द हो रहा था जब उन लोगों ने जब उसने उन बच्चों की हल्की सी पेनफुल आवाज़ सुनी। जैसे ही उस नर्स ने ब्लड लिया दोनों का ही, तो विंग ने उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम लोग ठीक हो, ज़्यादा पेन हो रहा है? ये सुनकर उन बच्चों ने विंग की तरफ देखा। एक पल के लिए वो मोमेंट जहाँ जैसे वहीं पर ही रुक गया था। विंग बहुत अफेक्शन के साथ उन बच्चों को देख रहा था और वो बच्चे भी जैसे एक रिस्पेक्ट, अफेक्शन, एडमायरेशन के साथ विंग को देख रहे थे। उनमें से उन दोनों के फेस पे मुस्कुराहट आ गई। उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी डैड, हम स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनकर विंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी शेन ने कहा, देखा, हमने कहा था ना कि अगर आप स्माइल करोगे तो आप बहुत अच्छे लगते हो। इस पर शुआन ने भी विंग की तरफ देखा जिसके फेस पर स्माइल थी और फिर उन बच्चों की तरफ देख रहा था। सच में 5 साल हो गए हैं जब उसने विंग को मुस्कुराते हुए देखा था। वांग जी के जाने के बाद विंग जैसे मुस्कुराना ही भूल गया था, लेकिन अब विंग मुस्कुरा रहा था। शुआन ने उन बच्चों की तरफ देखा और अपने मन में सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन अगर तुम दोनों सही हो और तुम दोनों मेरे फ्रेंड को फिर से ज़िंदा कर सकते हो, मेरे फ्रेंड को फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हो, तो मैं प्रे करता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव निकले और तुम इन्हीं के बच्चे निकलो, लेकिन को कुछ गलत ना निकले। ये सुनकर हाउसवान उन दोनों बच्चों की तरफ अफेक्शन के साथ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब उनके सैंपल्स तो ले लिए गए थे, लेकिन अभी 3 घंटे थे, तो विंग को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। तभी जान ने कहा, डैड, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि 3 घंटे कैसे बजाने चाहिए, तो क्यों ना हम मूवी देखने चले। ये सुनकर विंग ने कहा, मूवी इस वक्त? इस पर जान ने कहा, हाँ डैड, वैसे फ़न करने का कोई टाइम थोड़ी होता है। आपको पता है एक बहुत अच्छी सी मार्वल मूवी ना थिएटर्स में लगी हुई है, हम लोग जाने वाले थे मम्मा के साथ, लेकिन हम जब आप यहाँ हो तो आप हमारे साथ चलो ना, प्लीज़ 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 डैड, चलो ना। ये सुनकर विंग उन दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था। अभी रिजल्ट सामने नहीं आए थे। विंग उन बच्चों से जैसे हेट नहीं तो फिर भी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए था, ये फील करते हुए कि पता नहीं बच्चे किसके हैं, अभी तो डीएनए रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों विंग जैसे उन बच्चों के साथ उन बच्चों से इफेक्ट हो रहा था, जैसे जो बच्चे बोल रहे थे वो करने के लिए, जैसे उसका दिल उसे मंजूरी दे रहा था, उसका दिल जैसे उसे मजबूर कर रहा था। वो विंग मतलब वो जो बच्चे थे उन पर विंग को शक ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चे कुछ गलत भी कर सकते हैं। एंड अभी वो वापस जा भी नहीं सकता क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी किसी भी मीटिंग में या फिर काम में लगेगा ही नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के साथ ही चला जाए। उसने नोट किया, उसने तुरंत वेन्यू को कॉल किया और 3 मूवी टिकट्स उसने ले ली थी। एंड वो लोग थिएटर में पहुंचे। उसके बाद उन बच्चों ने विंग को पॉपकॉर्न्स लाने के लिए कहा, तो विंग ने पॉपकॉर्न लिए एंड बिल्कुल किसी पेरेंट्स की तरह अब वो लोग थिएटर में जाकर बैठ चुके थे और वो बच्चे मूवी को देखकर एंजॉय कर रहे थे। आई डोंट नो द मूवी नेम बट यू कैन इमेजिन what the child's like, बट वीक उन बच्चों को देख रहा था जिनके फेस पे बहुत बढ़िया स्माइल थी, जैसे उन्हें इस दुनिया की कोई चिंता ही ना हो कि अभी कुछ घंटों पहले उन्होंने विंग के ऊपर क्या बॉम्ब डाला था। और विंग को तो ये मूवी कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही थी क्योंकि कार्टून मूवी थी, तो विंग को यहाँ पसंद आने वाली थी, वो एडल्ट था, फिर भी वो बच्चों के लिए देख रहा था और कभी कभी मुस्कुरा रहा था जब भी कोई फनी सीन आ रहा था। और लगभग 3 घंटे बाद वो मूवी एंड हुई। शेन और जान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच डैड, आपको पता है हमें कब से ये मूवी देखनी थी लेकिन मम्मा के पास टाइम ही नहीं था, लेकिन अब आपने हमें ये मूवी दिखाई है, थैंक यू सो मच। ये बोलकर दोनों खड़े हुए और दोनों साइड्स खड़े हो गए और दोनों विंग के चिक्स पर किस कर लिया। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो गई, उसका फेस जैसे हिट अप हो गया, एक रिस्पेक्ट की नज़रों से, एक जैसे उसे प्राउड हुआ हो कि जो इन बच्चों ने उसे प्रेज किया हो। लगभग जैसे ही मूवी एंड हुई वो लोग थिएटर से बाहर आए और कार में थे, तभी हाउसटन का मैसेज विंग के पास आया कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो विंग फिर से हॉस्पिटल जा चुका था, उसने उन बच्चों को कार में ही छोड़ दिया था ड्राइवर की निगरानी में और वो रिपोर्ट्स लेने चला गया था। जैसे वो हाउसटन के रूम में गया तो हाउसटन उन रिपोर्ट्स को केयरफुली चेक कर रहा था।
जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग आ चुका है तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मुझे नहीं पता कि तुम इसको लेकर कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन, तो हाउशॉन ने कहा, वो बच्चे सच बोल रहे हैं, ये डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। पता नहीं क्यों, क्या उसे नहीं पता कि क्या वो यही सुनना चाहता था बच्चों के साथ। उसने अभी पूरा दिन भी नहीं बिताया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था, उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गए तो फिर ये बच्चे चले जाएंगे, फिर विंग को ये बच्चे परेशान नहीं करेंगे, विंग को इन्हें मूवी नहीं ले जाना पड़ेगा, विंग को इनकी विशेष पूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो विंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हुआ क्या है। बस उसे एक चीज़ का रिग्रेट है कि इन बच्चों की माँ उनके सामने नहीं आ रही है। विंग ने उन हाउशॉन की तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो हाउशॉन, मैंने जितने भी वन नाइट स्टैंड किए थे, सब लोग, कोई भी उसमें अफेक्शन या कोई भी प्यार के लिए वहाँ पर नहीं था। सब लोगों को पैसा चाहिए था। वन नाइट स्टैंड के बाद जो भी मुझे पैसे दिया करता था, उन्हें बस वो चाहिए होता था और पैसे के लिए ही खुद को बेचते थे। लेकिन मैं जानता हूँ सब अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, किसी की मजबूरी भी होती है, और हमने कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने कभी किसी मजबूर को अपना पार्टनर नहीं बनाया। लेकिन अगर जितने भी वो थे वो ग्रेडी थे, ये बात तुम भी मानते हो। ये सुनकर हाउशॉन ने नोट किया, तो अगर वो पर्सन इन बच्चों को 5 साल से पाल रहा है तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? अब तक तो उसे मीडिया में बवाल मचा देना चाहिए था, मीडिया में बखेड़ा खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन वो इंसान सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उसने शांति से बिना किसी की नज़रों में इन बच्चों को मेरे पास भेज दिया। ये सुनकर हाउशॉन ने विंग की तरफ देखा, जो कि परेशान लग रहा था। सच में विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। हाउशॉन विंग के पास आया और उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, विंग, तुम पहले शांत हो जाओ, कुछ दिन उन बच्चों को अपने पास रखो और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। वैसे भी तुम्हें पता चली गया है कि तुम्हारे बच्चे हैं, और माँ हो, आई हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उसकी माँ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, एंड ये लोग कितने मासूम लग रहे थे, तो तुम इन्हें ठुकरा नहीं सकते। एंड रही बात, उस लेडी ने कोई भी अभी तक कोई काम नहीं किया है, फिर मीडिया में उसने कोई भी लफड़ा नहीं किया है, तो इसका मतलब शायद वो काइंड हार्टेड लेडी हो, मतलब वो ग्रीडी ना हो, और वो तुम्हारी इमेज को रूइन नहीं करना चाहती हो। पहले उसने सोचा हो कि वो इन बच्चों को खुद ही पाल लेगी, लेकिन जब वो इन्हें नहीं पाल पाए तो उसने इन्हें अपनी असली जगह भेज दिया हो, तुम्हारे पास भेज दिया हो। ये सुनकर विंग ने हाउशॉन की तरफ देखा और कहा, पर एक दिन क्या हो एक दिन जब मैं इन बच्चों से तेज हो जाऊँ, बिल्कुल उसकी तरह, और ये बच्चे भी मुझे बिल्कुल उसकी तरह छोड़ के चले जाए। अब मैं जी नहीं पाऊँगा हाउशॉन। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने खुद को कैसे संभाल रखा है वांग जी के जाने के बाद, पर अगर इन बच्चों से मैंने अफेक्शन रखा और ये भी मुझे छोड़कर चले जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं जी नहीं पाऊँगा। ये सुनकर हाउशॉन विंग की नज़रों में पेन देख सकता था। उसके फ्रेंड ने बहुत कुछ सहा है, पहले अपने इतनी छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खोना, इस क्रूल वर्ल्ड में ज़िंदा रहना, एंड फिर उस चीज़ को सहारा बनाना जो कि गलत थी, लेकिन विंग के लिए जिसे वो सही चीज़ थी, क्योंकि उसे कभी किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। बस कंपनी को लेकर उसे गाइडेंस मिला था, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, हमें क्या करना चाहिए, कभी भी इनको किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि तो उसके पास कोई था ही नहीं। इसलिए जब भी विंग ने देखा कि वो उसी में चला गया, लेकिन फिर वांग जी उसकी लाइफ में आया, जिसने विंग को फिर से स्माइल करना सिखाया, खुद उससे प्यार करना सिखाया। एंड कहीं ना कहीं विंग वांग जी से भी प्यार करने लगा था, पर उसे लग रहा था कि वांग जी के लिए ये बस एक बेनिफिट वाला रिश्ता है। वांग जी अफेक्शन दिखाता था, पर ये चीज़ नहीं थी। वांग जी जब उन दोनों के बीच में सब हुआ था, उसके पहले भी अफेक्शन दिखाया करता था, तो विंग को लगा कि शायद वांग जी के लिए सब ये इसलिए विंग ने कभी अपने फेस पर कोई भी भाव नहीं दिखाया, कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं दिखाई जिससे वांग जी कन्फ्यूज्ड हो या फिर वांग जी को लगे कि उससे प्यार करता हो। लेकिन वांग जी के जाने के बाद विंग सच में टूट चुका था। ऊपर से उस दिन उसने अपने बेबी को खोया था। यही सोचकर विंग ने डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूज होकर हाउशॉन की तरफ देखा।
हाओशुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन तुमने वांग जी के साथ तुम्हारे एक बेबी को खोया था, एक अनबोर्न चाइल्ड को खोया था, राइट? ये सुनकर विंग ने नोट किया, शायद अब भगवान ने तुम्हें उस बेबी के बजाय ये 2 बेबीज दिए हो। विंग, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पर ये बच्चे इनोसेंट हैं। अगर इनकी माँ ने इन्हें यहाँ भेजा है, वो भी दुनिया को बिना बताए, तो वो लड़की भी काइंड हार्टेड होगी। वो भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारे नाम उछले या फिर तुम्हारा नाम मीडिया में आए। इसीलिए अभी बस तुम ये करो कि इन बच्चों के साथ ठीक से रहो और इन बच्चों को ठीक से पालो। मैं बस तुमसे यही कहूँगा। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, लेकिन फ्यूचर की चिंता को लेकर अगर हम अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तुम अच्छी तरह से जानते हो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। आई नो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स नहीं हुई, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन अब शायद गॉड उस इनजस्टिस को पे कर रहा हो। विंग, इन बच्चों के साथ रहो एंड फ्यूचर में क्या होता है वो हम फ्यूचर में देख लेंगे। ये सुनकर विंग ने हाओशुआन की तरफ देखा। थोड़ी देर तक उस पूरे ऑफिस में साइलेंस हो गया था। फिर विंग ने डीप ब्रीथ ली और कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। इस पर हाओशुआन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने उन विंग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं एंड कितना बोलते हैं वो। अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुमको तो अकेला मत समझो, और अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए हो ना तो तुम जियांग की हेल्प ले सकते हो। वो अच्छी तरह से जानते हो कि वो कहाँ काम करता है, तो उसे इन सारे स्टेप्स के बारे में पता होगा। वैसे अब तुम्हारे बच्चे इतने छोटे तो नहीं कि तुम्हें किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी तुम पहली बार फादर बने हो तो गाइडेंस की ज़रूरत हो ना, तुम जियांग से पूछ सकते हो। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद वो वहाँ से जा चुका था लास्ट टाइम हाओशुआन को हक कर कर। जब वो गाड़ी में पहुँचा तो उसने देखा एक सबसे प्यारा सीन। दोनों बच्चे एक दूसरे के शोल्डर्स पर, मतलब जान ने सीन के शोल्डर पर अपना हाथ रख रखा था। सीन का एक हाथ जान के शोल्डर पर था और सीन का जो सिर था वो जान के सिर के ऊपर था। एंड वो दोनों ऐसे ही सो चुके थे और वो 2 लोग बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर, बहुत क्यूट लग रहे थे। ये देखकर जान का दिल जैसे धड़का हो। उसके बाद वो वहीं पर ही बैठ चुका था। उसके बाद वो ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी। ड्राइवर ने विंग से पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है, तो विंग ने कहा कि उन्हें घर ही जाना है। वैसे तो अभी बहुत कुछ था जो उन बच्चों के लिए करना था, इसलिए विंग ने अपना फ़ोन निकाला एंड किसी को कॉल लगाया। उसके बाद उसने फिर से कॉल रखा। उसने उन दोनों बच्चों को देखा तो विंग ने जान को केयरफुली उठाया और अपने एक साइड रखा, जिससे अब जो जान का जो सिर था वो विंग के लेप में था और सीन का सिर भी विंग के लेप में था। वो लोग कंफर्टेबली सो रहे थे और विंग बस एब्सेंट माइंडली उन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फिरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में एक लड़का 2 लोगों के सामने खड़ा हुआ था। उनमें से एक लेडी जो कि अपनी मिडिल 40s को, वो मिडिल 40s से ज़्यादा थी। उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है? ये सुनकर उस लड़के ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही है। ये इस पर उस मैन ने कहा, हमें पता है तुम उस पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो उन्हें अपनाएगा? ये सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे 100% यकीन है कि उन्हें अपनाएगा। ये बोलकर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। उन दोनों ने बस साय किया और कहा, तुम हमारी बात सुनते कब हो? लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें विश्वास है तो हमें भी तुम पर विश्वास है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन्हें हर्ट किया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला इस बार। ये सुनकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, वो ऐसा नहीं है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। ये बोलकर उसके फेस पर भी स्माइल थी और वो सामने लगी फ़ोटो की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग उन बच्चों को लेकर आ चुका था। जैसे ही घर आया तो विंग का उन बच्चों को उठाने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने उन दोनों बच्चों को ही अपने दोनों साइड्स के कंधों पर रख लिया। वो चेते 5 साल के ज़्यादा बड़े थे ही नहीं, तो इसलिए विंग उन्हें आसानी से उठा सकता था। इसलिए उसने उठाया और वो घर के अंदर चला गया जहाँ पर मेड्स की लाइन लगी हुई थी। विंग ने एक मेड की तरफ देखा और धीरे पूछा, क्या तुमने रूम्स तैयार कर दिए? ये सुनकर उस मेड ने नोट किया और कहा, हाँ मास्टर, जैसा आपने कहा था सब कुछ तैयार है। ये सुनकर विंग ने नोट किया और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा फर्स्ट फ्लोर पर। जब वो वहाँ पर गया तो उस जहाँ उसका रूम था उसी के पास में उसने एक रूम का डोर ओपन किया, जिसको ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। वो रूम था बहुत बड़ा, क्योंकि अभी विंग
अभी भी इनको टाइम लगेगा उन बच्चों का रूम से ये बस एक नॉर्मली रूम बच्चों की लाइकिंग के लिए सजाया गया था। विंग ने उन दोनों बच्चों को वहीं बेड पर रखा और अभी उसे इन बच्चों के लिए कपड़े भी लाना होगा क्योंकि उनके बैग में बुक्स के अलावा शायद कुछ नहीं था। इसलिए विंग ने उन बच्चों के लिए जितने भी स्टफ़ थे, जितने भी उनके एज के कपड़े आते उसने सब मंगा लिए और लगभग आधे घंटे बाद वो डिलीवरी हो भी चुकी थी। एंड मेड्स उन कपड़ों को ले आए थे। उसने उन रूम के कबर्ड में उनको सेट भी कर दिया था। विंग ने उन दोनों में से एक ड्रेस चूज़ की। उसके बाद उसने उन बच्चों की यूनिफॉर्म को चेंज किया। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। एक अलग सी फीलिंग विंग के दिल में हो रही थी, अफेक्शन जैसा उसे आज से पहले एक इंसान के साथ फील हुआ था, बिल्कुल उसे ऐसा ही फील हो रहा था। और फिर क्या था, उसके बाद उन दोनों बच्चों और विंग का जो रूटीन था जैसे वो फिक्स हो चुका था। पहले विंग का रूटीन हुआ करता था कि विंग देर रात घर आया करता था, बस 1 घंटा भी वो मुश्किल से सोता था। एंड फिर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर अपना ब्रेकफास्ट कर उसके बाद वो अपनी मीटिंग्स में सुबह जल्दी ही निकल जाया करता था। लेकिन जब से लिटिल मम चिंग्स आए थे, विंग का जो डेली रूटीन था वो चेंज हो चुका था। और वो इस तरह से चेंज हुआ था कि विंग को ये चीज़ बुरी नहीं लग रही थी बल्कि अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब से वो बच्चे आए थे तब से विंग ठीक से पता नहीं कि सो पाता था। एक दिन वो बच्चे जब अकेले सोते थे, विंग ने उनके लिए एक रूम तैयार करवा दिया था, बिल्कुल बेबीज़ की तरह जितना बच्चों को पसंद होता है वैसे रूम तैयार करवा दिया था। लेकिन वो बच्चे एक दिन बारिश हो रही थी और सोने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। तो विंग उन्हें अपने रूम में ले आया और दोनों बच्चों को अपने पास सुलाया। उस रात विंग को भी बहुत अच्छी नींद आई थी। अब विंग का रूटीन था कि विंग पहले खुद उठता, खुद तैयार होता, उसके बाद उन बच्चों को उठाता, उन बच्चों को तैयार करता, उन्हें ब्रश करवाना, बाथ दिलवाना, स्कूल के लिए तैयार करवाना, उनके बैग्स का ध्यान रखना कि उन्होंने अपनी बुक्स रखी या नहीं। उसके बाद नीचे आना, बच्चों की लाइकिंग का ब्रेकफास्ट बनवाना, या फिर कभी कभी जब बच्चों को पसंद नहीं आया तो खुद ब्रेकफास्ट बनाता था। उन बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाना, उन दोनों के लंच पैक्स करना और उन बच्चों को पहले अपने स्कूल छोड़ना और फिर उसके बाद अपने घर जाना, अपने ऑफिस जाना। ऑफिस जाने के बाद जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं रहती तब तक अपनी मीटिंग्स को हैंडल करना और जैसे ही छुट्टी हो तो अपने सारे शेड्यूल्स को चेंज कर उन बच्चों को लेकर आना, उन बच्चों को अपने ऑफिस लेकर आना। जब तक विंग के सारे काम फिनिश नहीं हो जाते तब तक वो बच्चे वहीं पर रहते थे। पहले तो जो विंग 12-12 1-1 बजे तक घर जाया करता था, वो विंग अब 7 बजे घर चला जाया करता है। एंड उन बच्चों को वहाँ पर वो वेंडिंग के साथ रखता है ताकि उन बच्चों को कोई भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो। बच्चों को अगर भूख लगे या फिर कुछ भी हो तो वेंडिंग उसका ध्यान रख लिया करता था। इस बीच में वेटनिंग एंड उन दोनों बच्चों की जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी और ये सब विंग के लिए जैसे एक अच्छे से रूटीन में बदल गया था। वो विंग जो कभी मुस्कुराता नहीं था वो अपने बच्चों के सामने मुस्कुराने लगा था। अब उसे ये बच्चे जैसे पराये लगते थे तो विंग को ऐसा लगता है जैसे उसने इन बच्चों को बचपन से पाला है। एक अफेक्शन का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता विंग के लिए बन गया था। विंग इन बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अगर विंग एक पल के लिए भी इन बच्चों को ले जाने के लिए लेट हो जाए, स्कूल से वापस लाने के लिए लेट हो जाए, तो विंग ही जानता है कि उसका दिल कितनी ज़ोर से धड़कता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया होगा, बच्चे ठीक तो होंगे। विंग को इतनी चिंता आज से पहले कभी किसी की नहीं हो, कितनी ही इंपॉर्टेंट बड़ी से बड़ी डील तक की नहीं हुई। लेकिन इन जब से ये बच्चे आए थे विंग चेंज हो चुका था। हर वीकेंड के दिन विंग अब घर पर रहता था, इन बच्चों के साथ पिकनिक्स पर जाया करता था, बच्चों के स्टोरी सुना करता था, बच्चों को पेंटिंग करने में मदद किया करता था, बच्चों के साथ खेला करता था, उनके टेंट्रम चला करता था कि उन्हें ये खाना है, उन्हें ये नहीं खाना, उन्हें यही खाना है, उन्हें रेजेस में ये चाहिए, उन्हें आइसक्रीम चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ विंग में चेंज हुआ था। एंड ये कुछ अच्छे साइन से थे। पर लगभग अब 2 से 3 महीने हो गए थे जब बच्चे उसके पास रह रहे थे और विंग को अब ऐसे लगता था कि 1 सेकंड के लिए भी अगर दोनों में से उसके आंखों में से कोई दूर जाए, अगर उसे पता ना हो कि बच्चे कहाँ हैं, तो जैसे उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। उसका दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्योंकि उसे सबको ठीक लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब खुशियों में से एक डर लगा रहता है कि एक दिन की माँ आएगी और इन बच्चों को उससे दूर ले जाएगी। लेकिन अब वो डिटरमाइंड था कि अब वो इन बच्चों को उससे दूर कभी नहीं जाने देगा। वहीं दूसरी तरफ उसी छोटे से कॉटेज लाइक घर में उन दोनों वो जो कपल थे उनमें से उस लेडी ने कहा, तो तुम सच में जाना चाहते हो, तुम सच में तैयार हो? ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने सब कुछ उसके बारे में सर्च किया है और जब तक जहाँ तक मुझे पता है वो बदल चुका है। अब वो वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था। अब वो रोज़ अपनी रातें किसी क्लब में जाकर नहीं बिताता। अब वो अपनी रातें अपने बच्चों के साथ बिताता है। एंड अगर बच्चे नहीं थे तब वो अपनी रातें मेहनत में बिताता था, अपने काम में बिताया करता था। वो पहले जैसा नहीं रहा माँ बाबा, वो बदल चुका है। एंड इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। मुझे बस उससे एक सवाल का जवाब चाहिए और उस सवाल का जवाब मैं उससे लेकर रहूँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं वापस अपने घर ही जा रहा हूँ। ये सुनकर उन लोगों ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, हमें डर लगता है, तुम पहले भी यही बोल कर गए थे और जब वापस आए तो तुम पूरी तरह से टूटे हुए थे, पर तुमने कभी उस इंसान को ब्लेम नहीं किया, ऐसा क्यों? ये सुनकर उस लड़के ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, क्योंकि उसकी गलती थी ही नहीं। मेरा उसके साथ जो भी रिश्ता था वो हम दोनों ने लिमिट्स में रखा था। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि वो कोई भी अफेक्शन का रिश्ता मुझसे नहीं बनाएगा। और मैं आप छोड़िए ना, पुरानी बातें कर क्या मतलब है। अभी मैं जा रहा हूँ ना उसके पास, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता है तो ठीक है और नहीं करेगा तो मैं बच्चों को लेकर वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर उन लोगों ने नोट किया, पर उनके फेस पर अभी चिंता थी। उस मेयर ने कहा, पर तुम्हें लगता है कि इतने दिनों बाद तुम बच्चों को वापस देगा? इस पर उस लड़के ने कहा, वो सब मैं देख लूँगा, और कैसे नहीं देगा, बच्चे मेरे हैं, मैंने उन्हें बांट दिया है। सुनकर उस लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बेझिझक यहाँ पर आ सकते हो। हमारी बाहें और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराता है और उन दोनों को हक कर लेता है। आज वीकेंड था एंड विंग बच्चों के साथ था। विंग उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा था। वो लोग काउच पर बैठे हुए थे एंड सामने मूवी चल रही थी, वही कार्टून मूवी। विंग अब इन कार्टून मूवी से बोर नहीं होता, बल्कि वो इन बच्चों को देख देख कर एंजॉय करता है। जब भी फाइटिंग सीन आता है तो बच्चे उसी तरह से आवाज़ बनाते हैं, और जब भी कोई फनी सीन आता है तो वो बच्चे क्यूटली गिगल्स करते हैं। तो ये चीज़ विंग को सच में बहुत अच्छी लगती है। विंग भी अपना काम कर रहा था, वैसे तो अपने ईमेल चेक कर रहा था, और साथ ही बच्चों का ध्यान भी रख रहा था कि उन बच्चों ने वो ठीक से टाइम पे खा रहे हैं या फिर नहीं। वो लोग बैठे हुए थे। तभी उन तभी एक सर्वेंट विंग के सामने आया। उसने कहा, मास्टर, कोई आया है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, आज वीकेंड है, आज संडे है, आज कौन आया है? ये सुन उसने कहा, मास्टर, उन्होंने कहा है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है एंड वो इन बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो आपसे मिलना चाहता है, उसी ने इन बच्चों को आपके पास भेजा है। ये सुनकर विंग का हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे वो रुक गए, इसीलिए उसे अजीब सा डर लग रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे, उसे डर लग रहा था कहीं वो इनकी माँ तो नहीं, क्या वो इन बच्चों को ले जाएगी। यही चीज़, इसी डर की वजह से विंग इन बच्चों को सेल्फ अफेक्शन नहीं रखना चाहता था। लेकिन क्योंकि जब भी वो किसी चीज़ का अफेक्शन रखता है वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। पहले उसके पेरेंट्स, फिर वांग जी, और अभी बच्चे भी उसे छोड़कर जा रहे थे। विंग को तब ऐसा लगने लगा था कि शायद गॉड ने उसे इतना वर्थी बनाया ना हो कि वो इन लोगों के साथ रह सके, वो इन लोगों के पास रह सके। नहीं तो गॉड इतना क्रूल कैसे हो सकता है कि जो जिससे भी विंग प्यार करता है, जिससे भी विंग पसंद करता है, वो सब उससे दूर चले जाते हैं, और वो भी इतने दूर की विंग उनसे कभी उनके पास कभी पहुंच ही नहीं पाता। विंग को जवाब नहीं दे रहा था तो मेड ने कहा, सर, क्या मैं उसे अंदर लेकर आऊँ? ये सुनकर विंग मना तो करना चाहता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि वो इंसान है कौन। ऐसे तो उसने कहा, नहीं, उसे अंदर आने दो। ये सुनकर उस मेड ने नोट किया। उसके बाद उसने डोर ओपन किया और वहाँ से कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का आ रहा था, जो कि 27-28 साल का लग रहा था। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट्स पहन रखी थी, वाइट कलर की पैंट्स पहन रखी थी एंड उसका फेस कोल्ड था पूरी तरह से। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। वो लड़का रूम के अंदर आया। वो बच्चे जो कि कार्टून देख रहे थे, जैसे उन्होंने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी तो उन दोनों ने अपनी नज़रों को उधर घुमाया। जो इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ था उसे देखकर उन बच्चों के फेस पर ये बड़ी बड़ी स्माइल आ गई। वो दोनों बेड पर सोफे पर से खड़े और उन्होंने कहा, मम्मा,
ये सुनकर विंग का जो दिल था देखो वो बहुत ज़ोर से धड़क गया। वो दोनों बच्चे तो दौड़कर उस इंसान के पास जा चुके थे, लेकिन विंग ने अभी भी अपनी नज़रों को उठाकर उस तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं कौन होगी जिसे विंग को शायद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वांग जी के जाने के बाद वो अपनी लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर ये लड़की चाहेगी कि विंग उसे एक्सेप्ट करे तभी उन बच्चों को उसके पास रहने देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। भले ही वो कोर्ट से बात कर लेगा कि उसे बच्चों से मिलने दिया जाए, लेकिन वो किसी और को अपनी लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही सोचकर वो ऊपर नहीं देख रहा था। उन बच्चों ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा आप तो कहने वाली थी कि आप बहुत जल्दी आ जाओगे, आपने कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपको पता है मैंने और जानवा ने आपको कितना मिस किया। ये सुनकर जान ने भी कहा, हाँ मम्मा हमने आपको कितना मिस किया, आपको पता है आपकी कडल्स को, आपकी स्टोरीज़ को। वैसे आपकी स्टोरीज़ तो डैड सुना दिया करते थे, लेकिन आपके कडल्स को हमने कितना मिस किया। शेन का तो जब आप नहीं थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो बड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि वो बड़े नहीं है, हम दोनों, मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। यह सुनते हुए वो पर्सन जिसके फेस पर कॉल एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो चक्कर लग गया, उसके मुंह से हंसी छूट गई। अपने बच्चे के टेंट्रम्स देखकर उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके बच्चे क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। वो अपने घुटनों पर बैठा और उसने अपने एक सूदिंग वॉइस में कहा, मम्मा सॉरी है, लेकिन मम्मा को एक अर्जेंट वर्क हो गया था, उसको मम्मा को पूरा करना था, इसीलिए मम्मा तुम्हारे पास नहीं आ पाई। लेकिन अब मम्मा आ गई है ना, तो मम्मा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और ये आवाज़ सुनकर विंग जो अपनी सोफे पर बैठा हुआ था, अपने काउच पर बैठा हुआ था, वो फ्रोज हो गया। उसका दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस आवाज़ को वो कभी नहीं भूल सकता। ये आवाज़ कभी उसके हंसने का ज़रिया हुआ करती थी। ये आवाज़ कभी उसका उसके लिए एक रिलीफ हुआ करती थी, एक केयर हुआ करती थी। विंग ने बहुत ही धीरे धीरे अपनी नज़रों को उस लड़के की तरफ घुमाया, तो एक पल के लिए विंग को लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। ये सब एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम हो, अगर वो हिला तो सपना बस टूट कर रह जाएगा। लेकिन वो उस इंसान को छूना चाहता था, वो अपने प्यार को छूना चाहता था। इसलिए उसने लैपटॉप को साइड रखा और वो खड़ा हो गया। वो अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसने सामने की तरफ देखा और कहा, उसके मुंह से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। उसने उन्हीं कांपते हुए होठों के साथ कहा, ल, 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 लं, लंजा। और ये विंग जैसे विस्पर ही क्या हो, लेकिन जैसे वांग जी ने सुन लिया हो, तो उसने अपनी नज़रों को अपने दोनों बच्चों से हटाकर सामने की तरफ देखा। विंग की हालत बहुत बुरी हो रखी थी, वो पूरी तरह से कांप रहा था। उस आंखें नम थी, लेकिन आंसू बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सिर पर पसीना आ रहा था। ये देखकर वांग जी का वो फेस जो बच्चों को देखकर सॉफ्ट हो गया, तो फिर से कोल्ड हो गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लज्जा क्या ये तुम हो, या फिर से मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और ये देखकर कि वांग जी ना कुछ बोल रहा है ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, विंग को डर लग रहा था कि सच में ये शायद उसका सपना ही है, इसलिए अपने कदमों को बढ़ाने लगा। वही वो बच्चे जो ये सब देख रहे थे, शेन ने जान की तरफ देखा और कहा, जान मेरे साथ चलो, मुझे लगता है कि मम्मा को और डैड को बात करनी है, चलो चलो चलो। ये बोलकर वो जान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। तब तक विंग भी वहाँ तक पहुँच चुका था। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया और पर वो बीच में रुक गया। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था, शेक कर रहा था। थोड़ी देर तक तो उसने रोका और फिर उसने अपने हाथ को फिर वांग जी के गाल को टच करवाया। एंड सच में ये कोई सपना नहीं था, विंग उसे टच कर पा रहा था। विंग ने वांग जी के चीख को ठीक से टच किया। अब तो उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उसने कहा, लंजा तुम तुम सच 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 में यहाँ हो, तो तुम मेरे सामने खड़े हो जिंदा। ये बोलकर विंग अब तो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया था। वही वांग जी शॉक था, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। विंग ने उसे टाइटली हक कर लिया और बस बोले जा रहा था बारे में कि वांग जी से छोड़ कर जा सकता है। विंग ने उसे कितना याद किया, लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, क्योंकि साफ आ रही थी वो सिसकियाँ थी जो कि विंग ले रहा था। वांग जी को अपना पूरा जो शोल्डर था वो वहाँ से अपनी शर्ट गीली होती हुई पूरी तरह से महसूस हो चुकी थी। और वो देख सकता था कि विंग की बॉडी कितनी शेक कर रही थी।
थोड़ी लगभग 15 मिनट बाद पर ऐसा लग रहा जैसे विंग पता नहीं कब से रो रहा था। उसके बाद विंग हल्का सा अलग हुआ। वो वांग जी के उसने वांग जी के पूरे फेस को कप किया और वांग जी के पूरे फेस पर किस करने लगा। और ये देखकर वांग जी के फेस पर कुछ तो बदला था। लेकिन विंग ने फिर वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ, तुम तुम जिंदा थे तो तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था या नहीं। ये सुनकर विंग शॉक हो गया और उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, उस रात मैं आया था ना तुम्हारे पास ये बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे पता था कि हम दोनों का रिश्ता बस एक लस्ट से शुरू हुआ था। हम दोनों के ही फिजिकल नीड्स से शुरू हुआ था। लेकिन मुझे लगा था कि तुम सुनने के बाद मुझको लेकर सिंपैथी तो दिखाओगे, तुम्हें शौक लगेगा, मैं मानती हूँ, या फिर तुम शायद उन बेबी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहोगे। लेकिन कम से कम एक दोस्त के नाते तो तुम मुझे सांत्वना दे ही सकते थे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने अपने उस बिच को भी नहीं रोका मुझे ये सब बोलने के लिए कि मैं एक स्लट हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ रहकर और खुद की बेइज्जती सहता, ये जानते हो कि शायद मैं था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सो गया। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कभी उस तरह से नहीं देखा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जन्म के बाद मैंने उस लड़के के साथ क्या क्या है। लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हो। तुम प्रेग्नेंट थे, तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हो, इसका मतलब वो सीए नुरजान हम दोनों के हैं, तो वो दोनों हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, और तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँगा। क्या तुम्हें उनका फेस देखकर पता नहीं चला कि वो बच्चे किसके हो सकते हैं, या फिर तुम पता करना ही नहीं चाहते थे। तुम आज तक इतने सारे लड़कियों के साथ हो सके हो कि तुम ये पता करना ही नहीं चाहते थे कि उनकी मदर कौन है। तुमने बस एक्सेप्ट कर लिया ये जानते हुए कि उनका डीएनए तुमसे मैच हो रहा है, पता नहीं किसका होगा। वो तो अच्छा है कि वो लड़की तुम्हारे सामने ही नहीं आई। नहीं, ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया था, मुझे जल्दी रिएक्ट करना चाहिए था, एंड मैंने पहले भी जो किया वो गलत था। लेकिन मैं बदल गया था लंजा। मैं तुम्हें बताना चाहता था। उसके दूसरे दिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बर्थडे था। उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज़ करने वाला था मुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं तुमसे प्यार करने लगा था पहले से ही। लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और जिसे एक लाफ देते हुए कहा, ओह, तो वर्ल्ड का नंबर 1 बिलियनर, चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो मुझसे प्यार करता था, तो उसे मुझे ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए था। तुम धरती पाताल एक कर मुझे ढूंढ सकते थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मैं चाइना छोड़कर या फिर इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ। तुम चाहते तो मुझे ढूंढ सकते थे। कहीं ना कहीं तुम्हें मिलता ही सही, लेकिन तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुके हो। उस दिन जब तुम वहाँ से भागे थे तो वहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड जो कोई भी था मैं उसे अब तक तुम समझ रहा था, और मुझे लगा था कि वो तुम हो, क्योंकि उसने भी सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहन रखे थे, एंड मैं उससे भी नहीं करने वाला था। लेकिन उसके हाथ में वो पेंडेंट था जो तुम्हारा था, मून वाला, जैसा मेरे पास था। ये सुनकर वांग जी के एब्यूरेज हुए। उसने कहा, एक्सीडेंट, पेंडेंट। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद वांग जी याद करने लगा, हाँ, उस दिन वो भागा था, उसे हर्ट हुआ था, एंड उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो भागा था। लेकिन भागते भागते वो उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कब उसका पेंडेंट खुलकर कहीं गिर गया था। और जब वो थोड़ी देर आगे गया तो उसे किसी के मतलब एक्सीडेंट होने की आवाज़ आई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा खुद के दुख में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, और वो बस वहाँ से भाग चुका था। तो इसीलिए विंग ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि विंग को लग रहा था कि वो इस दुनिया में है नहीं, तो विंग किसे ढूंढता। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा,
तो इसलिए तुमने मुझे नहीं ढूंढा। ये सुनकर विंग ने नोट किया और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि तुम्हें ढूंढने का कोई मतलब था ही नहीं। तो, पर तुम उस दिन, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तुम्हारा पेंडेंट वहाँ पर क्या कर रहा था? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। मुझे लगा था कि तुम सच में इस बेबी को नहीं चाहते हो, इसीलिए मैं वहाँ से बस जा रहा था, लेकिन दौड़ते हुए कब वो पेंडेंट खुलकर गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चला गया। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स? वांग जी ने नोट किया और कहा, मेरे पेरेंट्स सिटी में नहीं रहते, वो टाउन साइड में रहते हैं, तो मैं वहीं पर ही चला गया था। एंड मैं 5 साल से वहीं था। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम इतने सालों से मुझसे नफरत करते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे सामने आने की कोशिश नहीं की, फिर तुमने इन बच्चों को यहाँ पर भेज दिया। क्या तुम इन्हें वापस लेने आए हो लंजा? क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। एंड लंजा, प्लीज़ इन बच्चों से मुझे दूर मत करो। अब मैं तुम्हें भी अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम इसे ज़बरदस्ती समझे या कुछ भी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन बच्चों को यहाँ पर क्यों भेजा था? ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ से गया था तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं तुम्हारे पास कभी वापस आना भी नहीं चाहता था। मैं अपने बच्चों को अकेला ही पालना चाहता था, लेकिन वो है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मेरा दिल माना ही नहीं जब मैं तुम्हारे बारे में सुनता था, तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में टीवी पे इंटरव्यू देखता था जिसमें तुम मुस्कुराना भूल गए थे, जिसमें तुम अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे। उसके बाद मैंने एक बात सोची कि अगर तुम पहले जैसे होगे, फिर तुमने अभी भी वो सब नहीं छोड़ा होगा, मेरे जाने के बाद भी तुम वो सब करते होगे, तो मैं तुम्हें यार पास वापस कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह के दलदल में नहीं देखना चाहता जहाँ पर उसके फादर को पता ही नहीं होता कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सर्च किया, एक अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पता लगवाया, तो मुझे पता चला कि तुमने तो वो सब कब का छोड़ दिया है, उसी रात से जब मैं तुमसे अलग हुआ था। एंड अब तुम सिर्फ विभूषण थे, तुम ना किसी क्लब में जाते थे ना किसी के पास जाते थे, और तुम्हारे सामने आना चाहता था कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे डेड ही मान लिया है। और उससे पहले मैं देखना चाहता था कि क्या तुम इन बच्चों को एक्सेप्ट करोगे, ये जानते हुए भी कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, फिर तुम्हें इनकी मदर के बारे में पता नहीं है। इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर भेजा था। एंड पर तुमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। एंड तुम सोच भी सकते कि मैं कितना खुश था ये जानकर। बस मुझे डर इस चीज़ का था कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम्हें मुझसे डिस्गस्ट फील होगा ये जानते हो कि इनको मैंने बर्थ दिया है, क्योंकि मैं एक मेल हूँ ना। ये सुनकर विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे डिस्गस्ट फील होगा? मैंने तुम्हें कभी डिस्गस्ट फील नहीं किया, बल्कि मुझे डिस्गस्ट खुद से फील होता था। तुम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डिस्कस नहीं करता। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें वर्शिप करता हूँ, तुम्हारे कैरेक्टर पर कभी उंगली नहीं उठाना चाहता। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, वो अपने घुटने पर बैठ गया। उसने वांग जी के दोनों हाथों को अपने पास लिया एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेन वांग जी, मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कभी नहीं था। मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, जहाँ जब मैं वापस आऊँ तो मेरा हस्बैंड मेरा वेट करे, मेरे बच्चे हर मुझसे ज़िद करे, मुझे परेशान करे, ये हर छोटी चीज़ को लेकर। हर वीकेंड पर मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना चाहता हूँ, हर छोटी चीज़ में अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कार्टून मूवीज़ देखना चाहता हूँ। तो लेन वांग जी, क्या तुम इस स्टूपिड विभूषण से शादी करोगे? ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे। तो उसने ये सीन कभी इमेजिन नहीं किया था, उसने सपना बहुत बार देखा था, लेकिन इमेजिन उसने कभी नहीं किया था। तभी 2 आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा यस करो, हमने डैड को देख लिया है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, हाँ करो ना प्लीज़। ये सुनकर वांग जी ने बच्चों की तरफ देखा और कहा,
तुम बहुत जल्दी अपने डैड की तरफ हो गए। ये सुनकर उन बच्चों ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है, आपको पता है। इन्होंने हमारी सारी विशेष पूरी की है एंड यह हमारा कितना ख्याल रखा करते थे। प्लीज़ मम्मा, यस बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ये सुनकर वांग जी फेस पर स्माइल आ गई, उसने बस नोट किया। और ये सुनकर तो विंग कितना ज़्यादा खुश हो गया था, वो खड़ा हुआ और उसने वांग जी को बस टाइटली हक कर लिया। पर तभी उन दोनों बच्चों ने पाउट करते हुए कहा, लव बर्ड्स, और हमारा क्या? ये सुनकर विंग ने उन बच्चों की तरफ देखा। जान को वांग जी ने उठाया और सीन को विंग ने उठाया और कहा, तुम दोनों तो हमारी जान हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम कभी मिल ही नहीं पाते। तुम नहीं होते तो शायद हम अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस ही नहीं कर पाते, हम यहाँ होते ही नहीं। तुम तो हमारे लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट हो जो गॉड ने हमें दिया है। ये सुनकर जान और सीन मुस्कुराने लगते हैं और इबो और जान वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर क्या था, विंग की लाइफ में जो सूनापन था वो पूरी तरह से भर चुका था। विंग ने एक ग्रैंड वेडिंग अरेंज की थी। पूरा चाइना या फिर कहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे इस वेडिंग को देखने के लिए। यहाँ तक कि विंग और वांग जी के जो चाइल्ड थे वो खुशनसीब थे जो अपने पेरेंट्स को मिलने का जरिया बने थे। एंड वो लोग जो थे वो अपने पेरेंट्स की शादी को देख रहे थे। हाउ श्वान, वेनिंग और भी विंग के ये दो ही खास लोग थे। इसके अलावा विंग का कोई खास दोस्त था नहीं। तो ये लोग भी वहाँ पर आए थे, वो भी विंग को देखकर खुश थे क्योंकि दोनों ने ही विंग को टूटते हुए देखा था। लेकिन अब जब उनके जो दोस्त हैं, उनके जो बॉस हैं, जो सबके साथ जिनके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल है, ये देखकर वो भी खुश थे। फाइनली वो उनकी शादी कंप्लीट हुई एंड अब वो दोनों, अब वांग नहीं था बल्कि वो वी लेन वांग जी था। एंड उन दोनों ने बच्चों को नाम दिया था। सीन तो था वो लेन, सीन था उसको वांग जी का सर नेम मिला था। एंड जान जो था उसको विजान नाम मिला था। लेकिन जो लेन था वो विंग ने घर के लिए रखा था। मतलब उसने कहा था वांग जी को कि अगर सीन का चाहे तो वो लोग स्कूल में भी लेन सीन कर सकते हैं, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया। उसने किया कि वीसीएन ठीक है, विजान एंड वीसीएन। तो उनकी एक जो फैमिली थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। विंग जैसे जैसा इमेजिन किया था एक फैमिली को लेकर, वो सब कुछ था। ऊपर से वो जिस इंसान से वो प्यार किया करता था वो वहाँ था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। और अब कई दिन बीत चुके थे। वांग जी और विंग अपनी अपनी वेडिंग एल्बम को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे ब्लैंकेट कवर कर रखा था। एंड विजान एंड सीन कब के सो चुके थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच रंजा, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे प्यार का मतलब सिखाने के लिए, मुझे कितनी प्यारी सी फैमिली देने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भी शुक्रिया हमें एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। ये बोलकर उसके फेस पर स्माइल थी। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि विजान और सीन को एक लिटिल सिस्टर की ज़रूरत है? वो मुझसे कई बार कंप्लेंट करते हैं कि उनके पास खेलने के लिए कोई नहीं है। ये सुनकर वांग जी का पूरा फेस रेड कर उसने कहा, तुम इतनी प्यारी बातों में तुम इतनी शेमलेस बातें कहाँ से ले आते हो? ये सुनकर विंग ने स्मित करते हुए कहा, मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड है ही इतना प्यारा, इतना हॉट, तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगी? ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर झुक प्यार से किस करने लगता है। एंड उनकी डेली नाइट एक्टिविटी वहीं स्टार्ट हो जाती है। तो हे एवरीवन, देयर इज़ द एंड ऑफ DFF। आई होप यू लाइक DFF एंड अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना। अगर किसी को स्टोरी पसंद नहीं आया हो तो वो भी बता देना, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगी अगर कोई सवाल होगा तो। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। जिसने स्टोरी सजेस्ट की थी वो उसकी भी मैं इंटेंशन पर खरी उतरी होंगी। एंड आपके दिमाग को स्टोरी से तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं लाने की कोशिश करूँगी। एंड मुझे 2-3 लोग को कमेंट आए थे उनकी स्टोरी लाने के लिए, तो डोंट वरी, अब मैं आपके 1 शॉट्स लेकर ही आऊँगी, तो चिंता मत कीजिए। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।